क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च 2026 के लिए जाएं। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएं और अपने आप पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। आज यूजीसी रेगुलेशंस के विरोध में भारत बंद था। अब भारत बंद के जो समाचार आ रहे हैं उससे ये लगता है तो स्वतः स्फूर्त था, कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। और जो रुझान आ रहे हैं विशेषकर छोटे कस्बों और गांवों से, क्योंकि शहरों में तो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वैसे भी लोग कहेंगे आपको ये जो विरोध कर रहे हैं इसका या जो नहीं चाहते ये भारत बंद हो, वो तो यही कह रहे हैं, अरे साहब संडे को किया है यार, संडे को तो वैसे ही बाज़ार बंद होते हैं। संडे को बाज़ार, हाँ ठीक है, शहरों में बंद होते हैं, लेकिन जो छोटे कस्बों और गांवों में जो लोगों ने स्वतः स्फूर्त अपने जो अधिष्ठान बंद कर रखे हैं, खासतौर से दुकानें, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो मोदी जी संदेश पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच गया सभी स्थानों पर। मोदी जी संदेश पहुंचाना चाहते होंगे ओबीसी के लिए कि देखो भाई, ये ओबीसी लोगों, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं खड़े हैं, अब तुम जो है वो थोड़ी बहुत जाति भी करोगे, ये हिसाब चुकता करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। शायद ये मंशा हो सकता है मोदी जी की ना रही हो, लेकिन जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है कि इतना बड़ा समाज को उद्वेलित करने वाला एक कदम उठाया जाए और ऊपर तक पता ना हो। संभवतः यह प्रयोग था, वो प्रयोग पूरी तरह से असफल हो गया है और ये प्रयोग जो है ये आज से नहीं चल रहा, ये प्रयोग काफ़ी समय से चल रहा है और इसीलिए इस समय मोदी जी की शाहबानों वाली स्थिति है, या फिर जिसको कहते हैं भई गति सांप छछूंदर केरी, तो वो सांप छछूंदर वाली स्थिति है, ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा। ये तो बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं आया होता तो बड़ी विकट स्थिति हो जाती। अब राजनीति का एक पुराना, कई पुराने लोग जो है वो दो चार जो है वो काफ़ी, क्योंकि राजनीतिज्ञों से तो संपर्क रहता ही है, यदि आप आईएएस में हैं तो राजनीतिज्ञों से तो संपर्क रहता ही, और उनसे कई बातें सीखने को भी मिलती हैं, क्योंकि वो पब्लिक में रहते हैं ना, वो पब्लिक का मूड जानते हैं और पब्लिक की नब्ज़ भी, बहुत सारे लोग जो हैं जो बिल्कुल जो जुड़े हुए हैं वो पब्लिक की नब्ज़ भी पहचानते हैं, बिल्कुल नब्ज़ पहचान। उन्हीं में से एक थे पुराने, तो वो इन्होंने एक बात कही थी मुझसे एक बार कि देखिए ऐसा है कि राजनीति में नाराज़गी तो अत्यंत स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक घटना है ये कि लोग आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन यदि कोई नाराज़ हो जाए तो नाराज़गी दूर की जा सकती है, आप उसके पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, मान मनौवल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हाथाजोड़ी कर सकते हैं, कैसे भी करके आप नाराज़गी दूर कर सकते हैं। एक बार में नहीं कर सकते तो 2-3 बार में नाराज़गियाँ दूर होती हैं, नाराज़गियाँ दूर होती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन यदि जनता को आपसे घृणा हो जाए फिर वो दूर नहीं होती, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्थिति जानते हैं किसकी हुई थी? वीपी सिंह की हुई थी एक बार। लोगों को जिनको उन्होंने लाभ दिया था वो भी उनको अवसरवादी ही मानते रहे कि भाई उन्होंने देवीलाल जी के साथ छल कपट किया, और बाकी लोगों को उनसे घृणा हो गई। जब उनको उनसे लोगों को घृणा हो गई तो आपको पता है
वीपी सिंह जी का क्या हाल हुआ। वो अपने अंत के जो 20-22 वर्ष जिए हैं वो एक तरह से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ही जिए हैं। कोई उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, सब उनको जयचंद के परिवार से बोलते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्थिति यहाँ तक आनी अभी नहीं चाहिए। अभी नाराज़गी है, नाराज़गी तो है, और ये मोदी जी जैसे कुछ राजनीतिज्ञ को पहचान लेना चाहिए कि नाराज़गी है और नाराज़गी ठीक की जा सकती है। नाराज़गी ठीक करने के कई सारे उपाय होते हैं, मान मनोबल से लेके, हाथा जोड़ी से लेके, और थोड़ा बहुत दो भाई तुमको भी कुछ दे देते हैं, और दे तुमको जिससे दिक्कत है वो। एक बात। दूसरी बात, एक बहुत खाटी पुराने राजनेता ने मुझसे ये कही थी कि भैया देखो, उत्तर प्रदेश के थे। अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक आप जानते हैं कितने तगड़े होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक थे, उन्होंने कहा था कि भैया देखो, राजनीति में वोटरों को बिन मांगे कोई चीज़ दोगे ना तो उसका बहुत ज़्यादा मोल नहीं होता है। बिन मांगे दोगे तो, बिन मांगे जी, ये बिन मांगे, ये जो इक्विटी रेगुलेशन से है ये दिए गए हैं। मांगा किसने था? एक घोर लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट ने। घोर लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट ने एक याचिका दायर की थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसी विकट आवश्यकता नहीं पड़ी थी जिसके कारण आपको बहुत कुछ इसमें करना पड़ता। उन्होंने बेटर इम्प्लीमेंटेशन मांगा था। आपने तो भाई, उन्होंने मांगा, कहा कि भैया हमको जो है यहाँ पे एक ढाल चाहिए। आपका ढाल? ढाल छोड़ो, ढाल तो देंगे ही, ये तलवार और लो। देखो, तुमको तलवार भी दे देते, साथ बंदूक भी दे देते, और ये तलवार चलाओ, बंदूक चलाओ, तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं होगा, तुम्हारे खिलाफ शिकायत नहीं होगी। ये हुआ इस पूरे यूजीसी वाले प्रकरण में। और सरकार की हाँ ख्याली है कि ये बात जो है यूं ही निपट जाएगी, पलट जाएगी ना। ऐसे निपटने पलटने वाली नहीं है ये। आपको उपाय करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है, और वो पैटर्न कहाँ से आरंभ हुआ है? वो पैटर्न केंद्र सरकार के इस बदतमीज़ वाहियात भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के प्रश्रय से आरंभ हुआ था। इसी के कारण आप ध्यान करें, इसी के कारण ये जब से प्रश्रय दिया गया, और प्रश्रय ना केवल प्रश्रय दिया गया, ये बताते हैं कि साहब की SC/ST मामलों में एक तरह से एक अघोषित सलाहकार भी बन गया सरकार का। जैसे दिलीप मंडल जो है वो बन गए सलाहकार ऑफिशियल आधिकारिक रूप से, ये अनाधिकारिक रूप से SC/ST मैटर्स में सलाहकार बना हुआ है। तो जिनसे पब्लिक घृणा करती है, जैसे दिलीप मंडल को आप कोई भी पद दे दीजिए और आप कहें कि उसकी स्वीकार्यता हो जाएगी सभ्य समाज में, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों ने उसको और उसके जहरीले दांतों को देखा है। लोगों को पता है कि भाई ये ठीक है, ये अभी कुछ कपड़े वपड़े पहन के आ रहा है, लेकिन है तो वही, है तो भुजंगी। तो आप कुछ ही कर लो, लोगों में जो उसके प्रति घृणा है, नाराज़गी नहीं है उससे, उसके प्रति घृणा है। अब ऐसे लोगों से जिनको पब्लिक जिनसे घृणा करती है, उनको आप अपने पास अंगीकार करके, आलिंगन करके रखते हैं, तो फिर पब्लिक क्या सोचती है? ये कार्य यहाँ से आरंभ होता है। तो SC/ST एक्ट वाला जो हुआ, SC/ST एक्ट में भाई एक दिन बड़ा प्रदर्शन हो गया। उस प्रदर्शन से आपको कोई विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश में अधिक उग्र था वो, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो भीम आर्मी वाले अधिक सक्रिय हैं। यहीं से आपने चंद्रशेखर रावण का आपने सोचा कि सही, ये तो प्रतापी पुरुष है, ये इस तरह का करवा सकता है। वो अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे उसके साथ में, पूरा का पूरा इकोसिस्टम था, CIA वाला, डीप स्टेट वाला, सारा था वो उसके अंदर। उसके आपने
कहा कि नहीं नहीं ठीक है, हमने जो डाइल्यूट किया है वो तो ठीक कर देंगे डाइल्यूट, लेकिन हम 25 और कर देंगे। वो कहाँ से किए? बताते हैं कि ये बैमसेफ वगैरह वाले जो हैं ये मिल के इनको इनकी सलाह ली गई, ये एडवाइजरी पैनल बनाया गया। बैमसेफ क्या है? बैमसेफ वो है जो कहता है कि गांधी की प्रतिमा तोड़ देनी चाहिए। तो उसमें से एक कोई बताते हैं, नाम लिया गया है कि साहब की नितिन मेश्राम जी जो थे वो सलाहकार थे, जो रोज हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जो रोज जनरल क्लास को गाली देते हैं, जिनके हिसाब से जनरल क्लास वाले जितने भी हैं उनको तो भारत से निकाल ही देना चाहिए, ऐसे लोगों की सलाह ली गई। मैं ये पूरा दिखा रहा हूँ कि ये जो हुआ है ना, ये यूजीसी वाला, ये लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक था। पैटर्न बहुत दिनों से चला आ रहा है और इस पैटर्न को मोदी जी आपको सुधार करना है, इसको आपको न्यूट्रल करना है। ये आप एक तरफा नहीं चला सकते, क्योंकि अब लोग बाहर निकल आए हैं और अब लोग देख रहे हैं कि भाई ये हमारी नाराज़गी है, नाराज़गी का हमने ये यहाँ पर प्राकट्य किया है, इजहार किया है, वह आपको इसका संदेश मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से जब शुरू हुई थी वो SC/ST एक्ट वाली, फिर उसको आपने EWS से न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कब किया? जब आप 3 चुनाव हार गए और लोकसभा का चुनाव सामने मुंह बाए खड़ा हुआ था, तो आप आनन फानन में EWS लाए। और EWS लाके आपने कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि आज भी वो जो नियम ऐसे चले हुए हैं कि साहब जो सारे लाभ भी ले ले, OBC SC/ST का एज के भी लाभ ले ले, फीस के भी लाभ ले ले, सारे लाभ ले के भी और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स का भी लाभ ले ले, और उसके बाद अपने से 3 साल छोटे किसी जनरल क्लास से ज़्यादा नंबर लिया है तो जनरल में काउंट कर दिया जाए, जबकि वो जनरल के लिए एज के हिसाब से, अटेम्प्ट्स के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। ये नियम आप UPSC में आपने बना रखे हैं, लेकिन बहुत सारे स्थानों में नहीं बने हुए, तो उससे लेकर लोगों में रोष होता है कि साहब कि ये अन्याय क्यों हो रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम 26 साल का लड़का जो है वो आपके 30 साल वाले से कम्पीट करे, उसकी एक्स्ट्रा 5 अटेम्प्ट से भी कम्पीट करे, और उसके बाद फिर उसके कई नंबर ज़्यादा आ जाए, आ ही जाएंगे भाई। जो 4 साल और 4 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा ले रखा है और जो 4 साल बड़ा है तो वो ला सकता है। करते करते अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, 26 साल को 26 साल वाले से कम्पीट कराइए, बराबर उससे कम्पीट कराइए, उसके बाद वो लिया है, कोई दिक्कत नहीं। होता है ना आपके IAS में यही नियम है ना, IAS में यही नियम है कि यदि कोई छूट नहीं ली है तो ही वो जनरल में काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह की अनॉमलीज चली आ रही है, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अभी अभी जो है कि हाँ जेल प्रहरी के कुछ राजस्थान में रिक्रूटमेंट हुए हैं, उसमें अनरिजर्व क्लास जो है वो केवल 2% आया है, 2%। सोचिए इधर कहाँ जा रहे हैं हम, कैसे जा रहे हैं। जब इतनी अति हो जाएगी तो लोग जो है वो उनके मन में तो था ही, और लोगों के मन में था, उसके बाद फिर ये मोहनलाल यादव ने अपना तांडव शुरू कर दिया। यानी इतना सब होने के बाद भी जनरल क्लास में भी आप compete कर रहे हैं, और वो भी हैंडीकैप्स ले के कम्पीट कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप एक्सक्लूड कर रहे हैं कि साहब के नहीं 74% करेंगे और बाकी 26% हम कॉमन रहेंगे, और उसके बाद फिर आप इस तरह के रेगुलेशन ले आते हैं। तो भाई साहब, दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। नाराज़गी है, दूर करिए, नहीं दूर करेंगे तो फिर वो जो मैंने आपको बात सुनाई ना, वो वाली स्थिति हो गई तो फिर इरिवर्सिबल हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।